नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अतीक और अशरफ के कत्ल की खबरों से जुड़ी इस सिलसिले के बीच मैं हाजिर हूं बिल्कुल लीक से अलग हटकर क्राइम की एक खबर के साथ। एक ऐसी खबर जिसमें एक महिला की बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई और जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई कि हर कोई हैरान रह गया। ये मामला है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ टाउन का और तारीख है 22 फरवरी 2023, यानी इसी साल फरवरी महीने की यह घटना है, 22 फरवरी 2023 की। असल में रायगढ़ के लैलूंगा पुलिस स्टेशन की हद में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार के साथ इस रोज़ 22 फरवरी को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। और घटना ये हुई कि इस परिवार की जो महिला है, आप उसको हाउसवाइफ कह लें या मतलब लेडी ऑफ हाउस जो भी कह लें, वो महिला जो है वो बुरी तरह एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गई। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि घर वालों ने ये बताया कि वो शराब के नशे में थी और उन्होंने ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जिसकी वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। और 22 तारीख की सुबह को वो जो है बुरी तरह ज़ख्मी हो गई जब वो एक नाले को पार करने की कोशिश कर रही थी। उनके कदम लड़खड़ाए, वो नीचे गिरी नाले में और इसी दौरान उनका सिर जो है एक सीमेंट के खंभे से टकरा गया और ये टक्कर इतनी ज़्यादा थी, ज़ोरदार थी कि उनके सिर में बड़ी घातक चोट भी आई। तो 22 तारीख को ही ये जो महिला है, जिनका नाम है फूलोबाई सारथी, इनको उनके घर वालों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था और फूलोबाई की उम्र यही तकरीबन 50 साल के आसपास है। डॉक्टरों ने उनका भरसक अपनी तरफ से कोशिश की उनका इलाज करने की और जो भी बेस्ट मेडिकल एड उनको दी जा सकती थी वो डॉक्टरों ने दी, मगर अनफॉर्चुनेटली चोट इतनी घातक थी कि फूलोबाई सारथी की जो है 23 फरवरी तक, यानी अगले दिन एक दिन गुजरते गुजरते उनकी मौत हो गई। अब चूंकि ये एक एक्सीडेंट का मामला था, बेशक एक्सीडेंट जो है वो शराब के नशे में चलते हुए गिर जाने की वजह से हुई हो, लेकिन चूंकि एक एक्सीडेंट का मामला था तो इस मामले में हॉस्पिटल ने पुलिस को भी इत्तला दी, लैलूंगा पुलिस स्टेशन को, और अलग से इस मौत पर मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी गई। चूंकि मामला अननेचुरल डेथ का था, एक्सीडेंट का था, तो पुलिस फिर हॉस्पिटल आई, उसने लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के साथ ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। और इसी के साथ पुलिस ने घर वालों से भी पूछताछ शुरू की। ये पता चला कि 22 फरवरी की सुबह जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उनके घर में 2 लोग थे। एक तो खुद फूलोबाई सारथी के पति जो हैं गजेंद्र सारथी, वो मौजूद थे और इनका 16 साल का एक बेटा है, वो भी घर में मौजूद था। बाकी 2 बेटे और हैं जो बड़े हैं उम्र में, 16 साल के इस बेटे से, वो घर में नहीं थे। और जाहिर है जब घर में पति और बेटा था तो इन्होंने ही फूलोबाई सारथी को सबसे पहले उस एक्सीडेंट के बाद अटेंड भी किया था और हॉस्पिटल भी लेकर आए थे। तो पुलिस इन्हीं से बयान लेना चाहती थी और पुलिस ने फिर गजेंद्र सारथी से और फिर उनके 16 साल के बेटे से पूछताछ शुरू की। तो पिता और बेटा दोनों ने पुलिस की पूछताछ में वही कहानी बताई। उन्होंने बताया कि फूलोबाई शराब ज़्यादा पी चुकी थी और वो सुबह में घर से निकल कर कहीं जा रही थी। इसी दौरान घर के पास जो नाला है उस नाले में उसके कदम लड़खड़ाने की वजह से वो गिरी और उनके सिर में बड़ी घातक चोट आई, क्योंकि उनका सर जो है एक सीमेंट के पोस्ट से टकरा गया था। ये कहानी दोनों पिता पुत्र ने सुनाई और पुलिस ने भी इस मामले को शुरुआती तफ्तीश में एक्सीडेंट का मामला मानकर ही पुलिस ने इसकी जांच आगे बढ़ाई। लेकिन अभी जांच और आगे बढ़ती तब तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने लाश पर कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ी शंका हुई। उन्होंने पहली ही नज़र में यह देखा कि जिस तरह की चोट फूलोबाई सारथी के सिर में है, वो चोट आमतौर पर किसी सीमेंट के खंभे से टकरा जाने की वजह से नहीं लग सकती है, बल्कि चोट ऐसा है जैसे कोई लोहे का गोल ऑब्जेक्ट, चाहे आप उसे लोहे का डंडा कहें या कोई भी मेटल का रॉड कहें, इस तरह के किसी चीज़ से अगर सिर पर कोई अटैक करे या हैमर करे तो फिर उस तरह के चोट लगने की आशंका है। ये बात डॉक्टरों ने पहली ही नज़र में नोटिस की, पोस्टमार्टम से भी पहले। पोस्टमार्टम तो खैर बाद में होता है, ऑफिशियली वो इस प्रोसेस में बाद में जाता है, लेकिन पहली नज़र में उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। साथ में उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर वो महिला सीमेंट के किसी खंभे से टकराती और गिरती उस हालत में, तो जाहिर सी बात है चूंकि वो एक
सीमेंट के खंभों का जो कोना होता है वो बहुत शार्प होता है, शार्प एज्ड होता है। तो ऐसी सूरत में उनका सर जो है वो फटने की संभावना ज़्यादा थी और फटने से सिर में टांके भी लग सकते थे और ब्लड लॉस हो सकता था। लेकिन यहाँ जिस तरह की चोट उनके सर पर थी वो चोट जो है किसी राउंड शेप ऑब्जेक्ट से उनके सिर पर हिट किए जाने या चोट लगने की वजह से जख्मी होने का इशारा दे रहे थे। तो ये सारी बातें डॉक्टर्स ने पहले नोटिस की, जो भी फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने नोटिस की, और उन्होंने उसके बाद जो लाश को पोस्टमार्टम की पूरी जो प्रक्रिया होती है उससे उन्होंने गुजरने दिया और उन्होंने एक एक इंजरी उस बॉडी की रिकॉर्ड की, दर्ज की और ये एनालिसिस करने की कोशिश की कि क्या इस तरह की चोट किसी के ऊपर से नीचे गिरने या किसी चीज़ से टकरा जाने की वजह से हो सकते हैं क्या। लेकिन जब डॉक्टरों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी चोट जो है वो किसी के लड़खड़ा कर नीचे गिरने या किसी चीज़ से टकराने की वजह से नहीं हो सकते, बल्कि जिस तरह के खरोंच, जिस तरह की ऑब्जेक्ट से हिट किए जाने के निशान उस बॉडी पर हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद ये मामला जो है एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है। और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इन महिला को, फूलोबाई सारथी को, किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है, हिट किया है। अब जब इस तरह की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आई तो पुलिस को लगा कि अब तो इस मामले को वेरीफाई करना ज़रूरी है। लेकिन जब मुद्दई यानी घर के दोनों लोग, पति और बेटा दोनों लोग, और खासकर नाबालिग बेटा भी ये बता रहा है कि माँ की मौत गिरने की वजह से हुई है, तो पुलिस को जो है बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मामले की तफ्तीश में वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। लेकिन इसी बीच पुलिस ने यह तय किया कि वो इस परिवार के पास जाएगी, यानी उनके घर जाएगी और घर में जाकर पूछताछ करेगी, साथ ही घर की तलाशी भी लेगी। तो पुलिस जब इसी इरादे से, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियली पुलिस को पता चल चुकी थी और उसके बाद पुलिस के मन में भी शक पैदा हो गया था, तो पुलिस जब इनके घर गई तो इनके घर जाने पर भी पहले तो घर वालों ने इसी तरह की बातें की। लेकिन जब इंसान कुछ छिपाने की कोशिश करता है तो आपको पता है कि वो अपनी ही कही गई बातों को कंट्राडिक्ट करने लगता है और कई बार एग्जैक्ट स्टोरी नैरेट नहीं कर पाता। पहले कुछ बोलता है, अगली दफ़ा जब कुछ बताता है तो उसकी स्टोरी लाइन थोड़ी डिविएट हो जाती है। तो यहाँ गजेंद्र सारथी और उसके 16 साल के बेटे के साथ कुछ ऐसा ही शुरू हो गया था। और उधर जब पुलिस इनके घर पहुंची तो पुलिस ने वहाँ देखा, जब घर की तलाशी ली तो वहाँ देखा कि उनके घर में एक लोहे की बैसाखी है, क्रैच जिसे हम कहते हैं, जिसके सहारे से पैरों से लाचार लोग, दिव्यांग लोग चलते हैं। तो एक बैसाखी जो है उनके घर में थी और इसके साथ ही कुछ खून के छींटे भी पुलिस को नजर आए और साथ ही पुलिस को एक खून से सना गमछा भी उसी घर से मिला। अब ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही थी कि इन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी जो है वो शायद झूठी है। पुलिस ने फिर उस लोहे की बैसाखी को बरामद किया और बरामद करने के बाद उसे आगे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा। और जब एक्सपर्ट्स ने उस लोहे की बैसाखी को बहुत बारीकी से देखा और उसको समझा कि भाई क्या इससे कहीं इसको आलाए कत्ल यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किया गया, तो फिर पुलिस ने ये रियलाइज़ किया और एक्सपर्ट्स ने ये रियलाइज़ किया कि उसमें भी कुछ खून के छींटे, कुछ खून के धब्बे मौजूद हैं। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि फूलोबाई सारथी जो है एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुई, बल्कि घर में ही उसके साथ जो है कोई ज्यादती हुई है। इसके बाद पुलिस ने पिता और बेटे से अलग अलग पूछताछ करने की शुरुआत की और जब अलग अलग पूछताछ हुई तो आखिरकार जो 16 साल का बेटा है वो टूट गया और उसने पुलिस को असली कहानी बता दी। और उसने ये बताया कि असल में उसकी माँ का कत्ल खुद उसके पिता ने 21 और 22 फरवरी की रात को ही कर दिया था। उन पर बहुत घातक हमले किए थे, बहुत उनको ज़्यादा चोट आई थी। 22 फरवरी को उसकी मां को उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि बात बिगड़ने का खतरा था और हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। तब तक भी उनके शरीर में जान थी, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। और माता और पिता के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और पिता ने जो है इसी झगड़ों की वजह से मेरी माँ की हत्या की है। ये बात जब 16 साल के बेटे ने पुलिस को बताई तो पुलिस को भी लगा कि अब मामले की तफ्तीश सही दिशा में चल रही है और ये कहानी अब खुलकर सामने आई है। लेकिन पुलिस ने इस बच्चे से पूछा कि फिर तुमने इतने देर तक इस सच को क्यों छिपाए रखा, क्यों तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ की हत्या तुम्हारे पिता ने कर दी है। तो लड़का जो है उसने कहा कि मैं बहुत डर गया था और मुझे मेरे पिता ने ये कहा था कि अगर तुमने ये सच किसी को बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा और तुम्हारी भी मैं इसी तरह से हत्या करूँगा। ये बात
कहते हुए वो लड़का जो है वो बुरी तरह से पुलिस के सामने रोने लगा। पुलिस ने उसे सहारा दिया, उसकी मदद की, उसकी काउंसलिंग कराई और साथ ही जो उसके पिता हैं उस लड़के के, गजेंद्र सारथी, उसे पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की और कहा कि पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं, घर से बरामद हुई चीज़ें तो इशारा कर ही रही हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि तुमने अपनी बीवी के साथ मारपीट की है, तुम्हारा बेटा भी अब सच बता रहा है, तो गजेंद्र भी फाइनली टूट गया और उसने कहा कि हाँ, उसी ने अपनी बीवी फूलोबाई सारथी की हत्या की है। असल में फूलोबाई के साथ गजेंद्र की अक्सर अलग अलग मसलों पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, पति पत्नी के बीच रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। फूलोबाई की ये गजेंद्र की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले गजेंद्र की जो शादी हुई थी उससे गजेंद्र को 2 बेटे थे और वो बेटे बड़े थे, लेकिन फूलोबाई से शादी के बाद ये तीसरा बेटा पैदा हुआ था जो 16 साल का था और इत्तेफाक से जब उस महिला की हत्या हुई तब वो बेटा खुद वहाँ पर मौजूद था जिसने अपने पिता के हाथों अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा था। लेकिन 16 साल के एक लड़के को, जो माइनर है, बच्चा है, उसे जो है उस कातिल पिता ने इतना डराया था कि वो 2 दिनों तक अपने पिता को बचाने की कोशिश करता रहा डर के मारे और झूठ बोलता रहा। लेकिन जब तफ्तीश हुई, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो फिर इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। तो ये थी कहानी जिसे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, रायगढ़ की पुलिस ने बहुत सक्सेसफुली इस मर्डर केस को क्रैक किया और इसे क्रैक करने का क्रेडिट जो है पुलिस को तो जाता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी जाता है जिन्होंने शरीर पर लगे चोट के प्रकार को देखकर, उसके चोट की जो स्थिति है, जो उसके मेक है, उसको देखकर ये बता दिया कि ये मामला जो है वो एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है। तो हैट्स ऑफ टू छत्तीसगढ़ पुलिस एंड हैट्स ऑफ टू फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑफ रायगढ़। इतने छोटे से टाउन में भी इतनी माइन्यूट तरीके से किसी मर्डर के मामले का, रादर किसी एक्सीडेंट के मामले का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जिसमें एक्सीडेंट का मामला मर्डर के मामले में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी दाद देनी और उसकी तारीफ करनी तो बनती है। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। छोटी स्टोरी है ज़रूर, क्रिस्प एंड कंसाइज्ड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो दाद देने वाली है, वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस पूरे मामले का। तो मुझे लगा कि आप सबसे ये स्टोरी मुझे शेयर करनी चाहिए। कल मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हस्बैंड ने किस तरह से अपनी पत्नी की जान ली थी और झूठी कहानी बनाकर पूरे गांव को गुमराह कर दिया था। इस कहानी में 5 सिर वाले एक सांप का भी जिक्र है और उसकी मौत की रहस्यमयी बात भी जुड़ी हुई है। क्या है वो कहानी, अगर आप डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो आप क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर उस स्टोरी को स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, आपको वो दिखेगी और आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। लेकिन अभी उस स्टोरी पर जिन हमारे दर्शकों ने कमेंट किया था, मैं कुछ दर्शकों के नाम और उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा और आप सारे लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप ज़रूर से कमेंट करें। मोहित जी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा है कि सर आपकी कहानी मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू वेरी मच मोहित जी। रिजवाना परवीन जी, आदाब सुप्रतिम सर, इन्होंने कहा है मेरी ओर से भी आदाब पहुँचे आपको। रामेश्वर साबले, इन्होंने अपनी बात रखी है। रूमा फारूकी जी ने भी विश किया, थैंक यू वेरी मच। अर्जा अकरम जी, इन्होंने लिखा है ओ डियर सुप्रतिम, आपकी आवाज़ और स्टोरी सुनने की इतनी आदत हो गई है कि जिस दिन आप नहीं आते हो उस दिन दिल उदास हो जाता है, प्लीज़ छुट्टी ना किया करें। इन्होंने ये लिखा है, थैंक यू वेरी मच अजरा अकरम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राजू सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है, स्वागत है आपका। अजहर मंसूरी साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी इमोजीज और अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। भारतेंदु गुप्ता जी, और इन्होंने लिखा है कि सत्य जो है वो उजागर हो ही जाता है और उन्होंने कहा कि सत्य उजागर करने के लिए धन्यवाद। लिटिल रेन ड्रॉप्स हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं लेकिन बहुत सदी हुई बातें लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाय सुप्रतिम, ऑल द वीडियोज़ ऑन दिस चैनल आर ऑन अतीक एंड फैमिली, वी हैड इनफ गुड यू नैरेटिंग डिफरेंट स्टोरी। बेसिकली मैं डिफरेंट स्टोरी पहले भी नैरेट कर सकता था, लेकिन आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है, जब कोई एक इस तरह का बड़ा इंसिडेंट होता है तो ज़्यादातर लोग उसी से जुड़ी खबरों को फॉलो करते हैं और इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए कई बार मैंने भी अतीक और अशरफ से जुड़ी कहानी आप लोगों को सुनाई, आप लोगों के ही पसंद और नापसंद को देखते हुए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वाकई अतीक और अशरफ से जुड़ी खबरें बहुत हो गई, तो अब हमें दूसरे क्राइम की खबरों को भी कवर करना चाहिए, इसीलिए अब मैं इन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मधुकर चंदन शिवे जी ने भी अपनी बात रखी है। विजेंद्र सिंह जी, मामूनी बोरगोहां, प्रिया पारनेकर
ने भी अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा है कि सॉरी तो तुम्हें अक्षय तृतीया के लिए भी बोलना चाहिए। असल में प्रिया पारनेकर और कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्हें जो इस बात से बहुत खफा हैं कि मैंने अक्षय तृतीया के लिए लोगों को विश नहीं किया, और इत्तेफाक से मैंने उस दिन ईद उल फितर के लिए लोगों को विश किया था। तो मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं इस सब्जेक्ट पे आना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि मुझे लगा कि मुझे भी अपनी दिल की बात रखनी चाहिए। देखिए, ईद उल फितर जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें बहुत सारे त्यौहार हैं। उसमें होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, और इसके बाद भी मतलब जैसे बंगालियों की तरफ आप चले जाएं तो वहाँ काली पूजा आपको मिलेगा, साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पोंगल है, उगादी है, और पश्चिम बंगाल में बैसाखी, पौला बोईशाख है। इस तरह से इतने तरह के त्यौहार हिंदुओं में है। वाकई इतना डाइवर्सिफाइड रिलीजन जो है वो वाकई दुनिया में और नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैंने ईद के लिए आप लोगों को बधाई दी और मान लीजिए अक्षय तृतीया की बात मुझे याद नहीं रही, तो आप में से कुछ दर्शकों ने उसी बात को लेकर मुझे जज करना शुरू कर दिया, और न सिर्फ जज करना शुरू कर दिया, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स भी किए, और वाकई मैं इस कमेंट से और इस रवैये से बहुत आहत हुआ। देखिए, मैं अगर मान लीजिए मैं भूल गया सपोज, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उस पैमाने पर मुझे, आप उसी कसौटी पर जो है मेरी पूरी शख्सियत को आप आंकने लग जाएं। तो आप अगर ऐसा लिखते हैं और इस तरह का कमेंट करते हैं तो वाकई बड़ी तकलीफ होती है। खैर, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले कई ऐसे मौके आए जहाँ किसी एक पर्व या त्यौहार के लिए मैंने विश किया और दूसरे पर्व या त्यौहार के बारे में विश नहीं किया या भूल गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं किसी को खुश करने के लिए विश कर रहा हूँ और किसी को नाखुश करना चाहता हूँ। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, कभी बधाई दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मान लीजिए होली में बधाई दी, दिवाली में देना भूल गया, तो आप कहने लगे कि भैया आप होली में तो बधाई देते, दिवाली में देते नहीं, आपकी दिवाली के प्रति आस्था नहीं है, आप इसका मतलब प्रॉपर हिंदू धर्म फॉलो नहीं कर रहे। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो मेरे हिसाब से ये समाज के लिए और किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो प्लीज़ डोंट जज पीपल। आप अपने पर्व त्यौहार, अपनी खुशियाँ मनाइए और दूसरे के साथ भी साझा कीजिए। अगर कोई विश नहीं करता है तो आप उस पर जो है बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि सूली पर टांग देने वाले रवैये के साथ उसके साथ पेश ना आए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। जो भी लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, प्लीज़ मेरी इस पीड़ा को समझिए। खैर, संदीपा सरोज जी ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। रिजवाना सैफ़ी जी का भी कमेंट आया है। अभिषेक कटियार जी हैं, जय स्वामी नारायण जी हैं, मोहम्मद माजिद अली ख़ान हैं, और भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं। सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सारे लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। प्लीज़ आप स्टोरी पर और इस वीडियो पर अपनी राय, अपना कमेंट दें। आगे भी मैं इसी तरह की कहानियों के साथ आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।